जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके बीए से संबंधित सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों, प्लीज़ एक बार चैनल पर जाकर के विजिट करके देखिए, आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की शानदार तरीके से तैयारी हो रही है। तो एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करें, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, और एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप 3 साल मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। चलें, आज के इस क्लास के माध्यम से दोस्तों हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी, ठीक है। चाहे आप इसे कितने बच्चे हिंदी काव्य कहते हैं, और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इसके बच्चे जो हैं, इनके पेपर का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे हिंदी काव्य है और हिंदी काव्य और हिंदी साहित्य का इतिहास ये आपके पेपर का नाम है। हिंदी तो आपका कॉमन नाम है। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी के सिलेबस सब्जेक्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आप लोगों का जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो गया है। एग्ज़ाम 2024, एग्ज़ाम 2025 और ये जो क्लास है एग्ज़ाम 2026, एग्ज़ाम 2027 के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो जा कर के आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, पहला लिंक प्लेलिस्ट का मिलेगा। उसमें मैंने लिखित मॉडल पेपर भी आपके सॉल्व कराए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो है, और जो है आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ये इस बार लिखित एग्जाम कराने वाले हैं। हालांकि जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, यहाँ पर हमेशा लिखित होता है। तो जो बच्चे यहाँ लिखित एग्जाम होने वाला है जिनका, वो एक बार विजिट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो अपना क्वेश्चन पेपर देख ले कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पेपर है, अगर उससे आप तैयारी करते हैं तो भी आप बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ध्यान देंगे। मॉडल पेपर यहाँ मॉडल पेपर 2 है आपका। मॉडल पेपर 1 मैंने आपका सॉल्व करा दिया है, ठीक है। और ये क्लास भी आपका 2 है, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है, इसके लिए सॉरी। आप लोग विजिट करके देख लीजिएगा मॉडल पेपर 1, और मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया, ठीक है। जा करके उस क्लास को भी देख लेंगे। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, उसका पेपर कोड है FHND 101, ठीक है। टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर विथ इंपॉर्टेंट नोट्स। जो बच्चे कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं उनको पता होगा ये 60 क्वेश्चन नहीं होते हैं, लगभग 110 120 क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक क्लास में, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको साथ में पढ़ाता रहता हूँ। चले, चाहे आप इस विश्वविद्यालय से संबंधित हो, चाहे इस विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित पढ़ते हो, उत्तर प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें की पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। जैसे पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं। वे शुद्धता द्वैत ब्रह्मवाद के महान आचार्य थे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है शुद्धता द्वैत ब्रह्मवाद के महान आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य थे, ठीक है। वल्लभाचार्य ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है पुष्टि मार्ग की स्थापना कब हुई और किसने की? तो 16वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य जी ने करी थी, ठीक है। पुष्टि मार्ग कृष्ण को समर्पित एक भक्ति संप्रदाय है। इसे वल्लभ संप्रदाय या वैष्णववाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पुष्टि मार्ग को वल्लभ संप्रदाय या वैष्णववाद के नाम से भी जाना जाता है पुष्टि मार्ग को, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और जो पुष्टि मार्ग है यह कृष्ण को समर्पित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कृष्ण भक्ति को समर्पित है। चलिए देखिए, एक ही प्रश्न में आपके कई सारे प्रश्न, ठीक है। उसमें लगभग आपके 6-7 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 6-7 प्रश्न आपके हैं उसमें और 6-7 उत्तर हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको 60 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 60 से भी ऊपर रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे बाबू। चलिए दूसरा प्रश्न आपका, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? तो जो आपके इसमें कबीर जी थे, इन पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत ही गहरे तरीके से पढ़ा, ठीक है। अच्छा, आप लोग नाथ संप्रदाय पढ़ते हैं, सर जी नाथ संप्रदाय क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए।
क्योंकि नाथ संप्रदाय से संबंधित आपके एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए नाथ संप्रदाय के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है। ठीक है, नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति पूछा जाता है तो 11वीं शताब्दी में हुई थी। पूछा जाता है नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं। ठीक है, अब नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी हैं किसकी भक्ति करते हैं, तो शिव की कठिन भक्ति करते हैं। जो भगवान शिव हैं इनकी भक्ति करते हैं नाथ संप्रदाय के लोग। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, नाथ संप्रदाय में बौद्ध, शैव और योग की परंपरा का समन्वय दिखता है। ठीक है, नाथ संप्रदाय हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। नाथ संप्रदाय के मठ और अनेक महापुरुषों की तपस्वी स्थली देखने को मिलती है। ठीक है, जो नाथ संप्रदाय है इसकी मुख्य साधना स्थली हरिद्वार में है और गोरखपुर में गोरखपुर मंदिर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पूछा जाता है गोरखनाथ ट्रस्ट के मुखिया कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे सीएम हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है सत्यवती कथा किसकी रचना है। सत्यवती कथा जो रचना है ईश्वर दास जी की है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है साथियों, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है। तो इसमें से थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ और ये आपका होमवर्क रहेगा कि मैनियर विलियम्स या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों में से किसने भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानी है। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चले देखिए, आप लोग भी मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। आपके साथ साथ मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, आपके साथ साथ आप भी मेहनत करिए। ठीक है, चले रामानंद के शिष्य नहीं है, बताइए। देखिए, धन्ना भगत, पीपाजी गागरोन और राघवानंद, ये तीनों आपके रामानंद जी के शिष्य हैं, लेकिन पद्मावती नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं शंकराचार्य जी हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है अपभ्रंश के व्याकरण की रचना की थी। अपभ्रंश के व्याकरण की रचना हेमचंद्र ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इससे बनने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। अपभ्रंश व्याकरण की रचना आचार्य हेमचंद्र ने की थी। वे अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। ठीक है, कौन से आचार्य थे, जैन आचार्य थे हेमचंद्र जी। और उन्हें प्राकृतिक का पाणिनि कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता साथियों, प्राकृतिक का पाणिनि इनमें से किसे कहा जाता है। 4 आपके लेखकों के नाम दिया रहेगा, उसमें हेमचंद जी भी रहेंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे हेमचंद जी को प्राकृतिक का पाणिनि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है अपभ्रंश के कवि नहीं है। तो इसमें देखिए सरहापा हैं, पुष्यदंत हैं, नलपतिनाल हैं, ये तीनों आपके अपभ्रंश के कवि हैं, लेकिन जो देवसेन हैं ये अपभ्रंश के कवि नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है कृष्ण भक्त कवियों के यहाँ भक्ति का स्वरूप है। यानी जो कृष्ण भक्त कवि है उनकी भक्ति का स्वरूप कैसा है। तो उनके भक्ति का स्वरूप ईश्वर के प्रति अनुरक्त है, हास्य है, संख्य भाव का व्यंजन है। ठीक है, व्यंजना है, निर्वृत्ति के सरल मार्ग के रूप में भक्ति की प्रतिष्ठा है। ये तीनों है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 10वीं का। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है साथियों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को आगे जरूर सेंड कर देंगे। इस तरह से शेयर बटन बना होगा, व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करिएगा। ठीक है, ताकि उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी है कोई भी बच्चा इस क्लास से वंचित ना रहे। काफ़ी अच्छी क्लास है, काफ़ी मेहनत करके बनाई जाती है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे आगे ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलें, अगर क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे, ताकि देखिए आप लोग लाइक करते हैं तो वीडियो क्या होता है यूट्यूब रिकमेंड करता है, बाकी बच्चों के पास अपने आप भेजता है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं तो अपने आप रिकमेंड होता है, तो लाइक कर दीजिएगा अगर नहीं शेयर कर पाएंगे तो। ठीक है, चले 11वां प्रश्न आपका पूछा गया है शुद्धता द्वैतवाद का प्रतिपादन किया किसने किया भैया, वल्लभाचार्य ने किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है
भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा? किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, नामपंथ को सिद्ध मत के विस्तार के रूप में रेखांकित किया? किसने किया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया साथियों, पौरुषेय रामायण के रचनाकार हैं, पौरुषेय रामायण के रचनाकार हैं नरहरि बारहट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इससे बनने वाले प्रश्न थोड़े आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। पौरुषेय जो रामायण है इसके रचनाकार नरहरि बारहट हैं। जो पौरुषेय रामायण है दोस्तों, ये वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर लिखी गई है और इनमें युगीन परिवेश की गहरी छाप देखी जा सकती है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर आपका 15 पूछा गया है, राम काव्य परंपरा से संबंधित हैं कौन है भैया? तो देखिए अग्रदास, नाभादास और तुलसीदास। ठीक है, ये तीनों राम काव्य परंपरा से संबंधित है। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, राम काव्य धारा के रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया? किसने किया भैया? तो जो अग्रदास जी हैं इन्होंने राम काव्य के रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इससे बनने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। स्वामी अग्रदास ने ही राम काव्य के रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। अग्रदास स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा की चौथी पीढ़ी के कवि थे। ठीक है, उनका जन्म 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बताया जाता है। अग्रदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बामनी और पदावली। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये जो रचनाएं हैं, तो रचनाओं को ध्यान से आप लोग देख लेंगे। इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का लालित्यपूर्ण प्रयोग देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया, घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो जो घनानंद है यह रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध, ये तीनों कवि हैं। ठीक है, तीनों कवि तीनों धारा के कवि हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, उपरोक्त तीनों यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया, रीतिकाल के कवियों की भाषा क्या थी? तो जो रीतिकाल के कवि थे इनकी भाषा व्रज भाषा थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, यहाँ पर आपका 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देखेंगे साथियों, आपका पूछा गया है, ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल के कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? ये चारों आपके रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, लेकिन ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल के कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो ये केशव दास जी हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, ललित ललाम किसकी रचना है? तो जो ललित ललाम है मतीराम की रचना है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब इससे बनने वाले प्रश्न आप लोग देख लेंगे। ललित ललाम की रचना प्रसिद्ध व्रज भाषा कवि मतीराम ने की थी। मतीराम रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्होंने ललित ललाम के अलावा रसराज, फूल मंजरी और सतसई जैसे कई रचनाएं की। ठीक है, चलें 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपका, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो अद्वैत। ठीक है, आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर जी अद्वैतवाद क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे बाबू। देखें अद्वैतवाद क्या होता है अभी बताएंगे, लेकिन इनके संस्थापक हैं शंकराचार्य। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, अद्वैतवाद इसके संस्थापक, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से इसे देख लेंगे। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है? देखिए अद्वैतवाद का मतलब है गैर द्वैतवाद। अच्छा सर जी, गैर द्वैतवाद क्या होता है? इसका मतलब है कि जो आत्मा होता है वह ब्रह्म से अलग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। यानी आप लोग समझे नहीं, यानी ब्रह्म क्या है? भगवान। ठीक है, जो आत्मा है वह भगवान से अलग नहीं है बाबू। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अद्वैतवाद मतलब यही हुआ गैर द्वैतवाद। ठीक है, इसका मतलब है यानी जो हमारी आत्मा है वह भगवान से अलग नहीं है। ब्रह्म कौन है? भगवान है। ठीक है, अच्छा, जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जब अपना अवतार लेते हैं, वो अर्जुन को जब गीता का उपदेश देते हैं तो वो क्या कहते हैं? मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही पर ब्रह्म हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्रह्म ईश्वर का स्वरूप है।
चलिए 22 नंबर प्रश्न है, सही सुमेल है देवरस विलास, बिल्कुल करेक्ट है। रसलीन रस प्रबोध, बिल्कुल राइट है आपका। चिंतामणि रस विलास, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, कविकुल कंठाभरण रचना है, ये किसकी रचना है? ये दुलह की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं राम सिंह, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इससे बनने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। पाहुड़ दोहा की रचनाकार राम सिंह है। यह अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा की रचना है। ठीक है, और इसे 11वीं शताब्दी में लिखा गया था, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार कब संभाला? यानी जो सरस्वती पत्रिका थी, इसका जो संपादन भार है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस सन में संभाला था? तो सन 1903 में सरस्वती पत्रिका का जो पदभार है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला था। सी ऑप्शन आपका राइट है 25 नंबर प्रश्न का। अब इससे बनने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान से देखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक इसका संपादन किया, और यह जो पत्रिका है स्वर्णिम काल इसको कहा जाता है। ठीक है, यह पत्रिका का स्वर्णिम काल कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, गोवध निवारण की भावना पर लिखा गया उपन्यास है, यानी गाय हत्या। ठीक है, यानी गाय हत्या निवारण की भावना पर लिखा गया कौन सा उपन्यास है? तो निस्सहाय हिंदू, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, भारतेंदु द्वारा रचित, यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इनके द्वारा रचित कौन सी कविता खड़ी बोली में है? तो साथियों जो दशरथ विलाप है यह आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, लेकिन ये जो कविता है, ठीक है, ये खड़ी बोली में है। केवल दशरथ विलाप ही नहीं, एक रचना और है इनकी जो खड़ी बोली में है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है दशरथ विलाप दूसरी रचना भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों लिखा है ताकि एग्जाम में चेंज करके दे तो भी आपका जो उत्तर है वो सही हो सके। ठीक है, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की लगभग सभी काव्य रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, परंतु दशरथ विलाप और जो फूलों का गुच्छा है ये दोनों रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दशरथ विलाप और फूलों के गुच्छा में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 28 है साथियों, पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ, समस्या पूर्ति पंक्ति किसकी है? तो यह जो पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। जो लोग गांव में रह रहे होंगे तो वहाँ पर एक पपीहा बोलता है शाम को और सुबह में ही। ठीक है, पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ, ये बोलता है। ठीक है, आप लोग महसूस किए होंगे, जो लोग गाँव से होंगे कमेंट करके बताइएगा क्या ये सही है, क्या ये सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है। ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे। चलें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, पपीहा जब पूछी हैं पीव कहाँ पंक्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र की रचना समस्या पूर्ति से ली गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 29 नंबर प्रश्न है, देवयानी के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 30 पूछा गया है, लोकायतन किस प्रकार की रचना है? तो जो लोकायतन है प्रबंध काव्य है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब प्रबंध काव्य क्या है सर जी, इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से पढ़िएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे। देखें, जो लोकायतन है सुमित्रानंदन पंत की एक महाकाव्य रचना है। ठीक है, क्या है लोकायतन? सुमित्रानंदन पंत की एक महाकाव्य रचना है या फिर प्रबंध काव्य रचना है। अच्छा, यह भारतीय जीवन की आज़ादी से पहले और बाद की कहानी को काव्य के रूप में पेश करती हैं। इस रचना का प्रकाशन कब हुआ था, यानी लोकायतन का प्रकाशन कब हुआ था? 1964 में। आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। लोकायतन के लिए सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी पूछता है तो ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा सर जी, प्रबंध काव्य क्या है? देखें, जो प्रबंध काव्य है यह श्रव्य काव्य का एक भेद है। ठीक है, यानी सुनने वाले काव्य का एक भेद है। इसमें कोई प्रमुख कथा काव्य के आरंभ से अंत तक क्रमबद्ध रूप से वर्णित होती है। ठीक है, साथ ही कुछ गौड़ कथाएं भी सहायक रूप से चल सकती हैं। जो प्रबंध काव्य है इसके दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। अब आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, कि जो लोकायतन है किस प्रकार की रचना है, प्रबंध काव्य है। ठीक है, तो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 31 है आपका, हिंदी में नवचेतनावाद का प्रचारक कौन है? तो जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं ये नवचेतनवाद के प्रचारक हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? तो जो छायावादी काव्य का रुद्र है यह निराला जी को कहा गया है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावादी काव्य का रुद्र कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। केवल रुद्र ही नहीं, एक चीज़ और इनको कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, छायावादी काव्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश या रुद्र कहा जाता है। ठीक है, तो रुद्र नहीं पूछेगा तो महेश पूछेगा, महेश नहीं पूछेगा तो रुद्र पूछेगा। ठीक है, तो दोनों आपको मैंने बता दिया, अब आपको उत्तर गलत नहीं होगा। देखिए, महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना है। तो जो इसमें साथियों आपका निर्जा है, इनकी जो निर्जा रचना है यह बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, साकेत में कितने सर्ग हैं? तो साथियों जो साकेत है, अच्छा सर जी साकेत क्या है, साकेत के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान रखिएगा, आप लोग अभी बताएंगे लास्ट में। अच्छा, साकेत में कितने सर्ग होते हैं? तो साकेत में कुल 12 सर्ग होते हैं। बी ऑप्शन राइट है। सर जी 12 सर्ग होते हैं तो कौन कौन से सर्ग हैं ये भी बता दीजिए। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, साकेत किसने लिखा है ये भी जान लीजिए भैया। तो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत। साकेत क्या है? एक महाकाव्य है। साकेत को किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। कौन कौन से नाम है? पहला नाम है साकेत की ओर, दूसरा है सुमन श्रद्धांजलि, तीसरा है वनगमन, चौथा है श्रुतिवध, पांचवा है वियोगिनी, छठा है उर्मिला, सातवां है याचना, आठवां है शांति तप, नवा है आपका करुणा विलास, 10वां है उर्मिला निवेदन। अच्छा, उर्मिला कौन है? ये लक्ष्मण की पत्नी है। अनुशोचन ये 11वां है। 12वां आपका क्या है बताइए? 12वां है प्रभु प्रवास। ठीक है, ये सारी साकेत के 12 आपके इसमें क्या है, साकेत के 12 सर्ग हैं। ठीक है, 12 सर्ग के नाम मैंने आपको बता दीजिए। अब साकेत के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा और आपके लिए जानना भी अनिवार्य है। ठीक है, ध्यान देंगे। साकेत की जो रचना हुई थी साथियों 1931 ईस्वी में हुई थी, पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। साकेत के शुरुआती सर्गों में राम को वनवास का आदेश, अयोध्यावासियों का करुणा रुदन और वनगमन की झांकियाँ हैं। ठीक है, साकेत के अंत के सर्ग में यानी अंतिम सर्ग में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के वियोग का वर्णन है। ठीक है, जो साकेत है इसमें कवि ने उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन के हृदय स्पर्शी प्रसंगों का भी वर्णन किया है। यानी जो भगवान लक्ष्मण थे और जो हमारी माता उर्मिला थी, ठीक है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इनके हृदय स्पर्शी प्रसंगों का भी वर्णन किए हैं। ठीक है, कौन किया भैया? ये वर्णन कौन किया है बताइए, आप लोग सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी ने। ठीक है, चलें। अच्छा, ध्यान रखेंगे साकेत में कैकेयी के पश्चाताप को भी दर्शाया गया है। जो साकेत है राम कथा के उपेक्षित पात्रों को प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया है। जो साकेत है यह शैलीगत नवीनता आधुनिक युग के रूप में अनुरूप है। जो साकेत है इसकी रचना खड़ी बोली में हुई है। ये आपका फेमस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साकेत की रचना किस बोली में हुई है? खड़ी बोली में। ठीक है, किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। कब लिखा गया है? 1931 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 35 है, मिस्र बंधुओं ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? तो जो मिस्र बंधु हैं ये आधुनिक काल को परिवर्तन काल कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 है, रामचंद्रिका की भाषा कौन सी है? रामचंद्रिका की भाषा व्रज भाषा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, कवि केशवदास की रचना रामचंद्रिका की भाषा संस्कृत प्रधान व्रज भाषा है। प्रश्न नंबर 37 आपका क्या पूछा गया है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, यह कथन किसका है? यह कथन रामविलास शर्मा का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। केवल इन्होंने इतना ही नहीं कहा है, मैं इसके बारे में पूरा बता दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे।
ठीक है। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, रामविलास शर्मा। आप लोग ध्यान रखेंगे, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। प्रश्न नंबर आपका 38 पूछा गया है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। यह कथन किसका है, यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया है, प्रयोगवाद का जन्म कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो प्रयोगवाद है साथियों, इसका जन्म 1943 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इससे बनने वाले प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की शुरुआत साल 1943 में हुई थी। प्रयोगवाद की शुरुआत का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को जाता है। अज्ञेय ने अपने संपादन में प्रकाशित होने वाली पत्रिका तार सप्तक से प्रयोगवाद की शुरुआत की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रयोगवाद की शुरुआत किस साप्ताहिक पत्रिका से हुई थी? तो तार सप्तक से हुई थी, तार सप्तक पत्रिका से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और शुरू किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगवाद के उत्थान के विषय में कौन लिखते हैं? तो जो प्रयोगवाद है इसके उत्थान के विषय में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन लिखते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, प्रयोगवादी युग की पत्रिकाओं में स्थान नहीं है। तो जो प्रयोगवादी युग है, ठीक है, इसमें जो पत्रिकाओं का स्थान नहीं है वह हंस पत्रिका है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 है आपका, प्रयोगवाद की शाखाओं में शामिल नहीं है। तो जो प्रयोगवाद है इसमें आपका प्रतीकवाद, रूपवाद और प्रबद्धवाद, ये तीनों आपके शामिल नहीं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। तो जो अर्धकथानक है साथियों, ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर जी अर्धकथानक को लिखा किसने है? क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथा या फिर अर्धकथानक है, जिसे बनारसी दास जैन ने लिखा था। ठीक है, यह ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसे 1641 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अब यहाँ कई सारे प्रश्न हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अर्धकथानक हिंदी की पहली आपकी आत्मकथा है। किसने लिखा है? बनारसी दास जैन ने। कब लिखा था? 1641 ईस्वी में। प्रकाशित कब हुआ था? बनारसी दास जैन जी का जो आत्मकथा अर्धकथानक, ये प्रकाशित कब हुआ था? 1641 ईस्वी में। जो अर्धकथानक है यह किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 44 है साथियों, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? तो इनकी जो आत्मकथा है वह कुल आपके इसमें 4 भागों में, ठीक है, 4 भागों में आपकी ये प्रकाशित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा सर जी, हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है 4 भागों में प्रकाशित है, तो वो हरिवंश राय बच्चन की जो 4 आत्मकथाएँ ये कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखेंगे, प्रख्यात लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की बहुप्रशंसित आत्मकथा हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है। यह 4 खंडों में थी। क्या कौन कौन सी भैया? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, ये सभी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं जो आपके 4 भागों में विभाजित हैं। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 45 है, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कहा था वो हरिश्चंद्र जी ने कहा था। डी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है, प्रगतिवाद का समय कब से कब तक है? तो जो प्रगतिवाद है साथियों, इसका जो समय काल है 1936 से 1943 ईस्वी तक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, प्रगतिवाद का समय कब से है? 1936 से 1943। प्रश्न नंबर 47 पूछा गया, प्रगतिवाद कवि शोषित में क्या देखते हैं? अच्छा सर जी, शोषित क्या है? अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। पहले ये जान लीजिए, जो प्रगतिवाद में कवि हैं वो शोषित में क्या देखता है? तो वो शोषित में शोषित देखता है, यानी शोषण देखता है। ठीक है, अच्छा ध्यान देंगे यहाँ पर,
प्रगतिवाद कवि शोषित वर्ग को देखकर उनका दर्द महसूस करते थे और उनके लिए दयालु भाव रखते थे। ठीक है, यानी जो प्रगतिवाद कवि थे वो शोषित वर्ग के जो शोषण व्यक्ति होते थे, जिनका शोषण किया जाता था, उनका वो दर्द देखते थे और उसी पर वो अपना लेख लिखते थे, रचनाएं लिखते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और उनके प्रति श्रद्धा भाव, दया भाव रखते थे। प्रश्न नंबर 48 है साथियों, नया सौंदर्य बोध में प्रगतिवाद कवि देखता था। तो नया सौंदर्य बोध में जो प्रगतिवाद कवि है यह हमेशा श्रम देखता था, यानी परिश्रम। ठीक है, श्रम, मेहनत। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया, प्रगतिवाद की अध्यक्षता किसने की। तो जो प्रगतिवाद की अध्यक्षता है साथियों, प्रेमचंद जी ने की थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, इसकी अध्यक्षता कब हुई थी? अच्छा, ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रगतिवाद की शुरुआत के समय हुए पहले अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। यह अधिवेशन 1 से 10 अप्रैल 1936 को लखनऊ में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, नई कविता का भारतेंदु किसे कह सकते हैं? किसे कह सकते हैं? तो देखें, यहाँ पर पूछा गया है, जब नई कविता का भारतेंदु पूछा है तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनागियों को कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 51 पूछा गया है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा किस युग को माना जाता है? तो छायाबदोत्तर काल को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा युग माना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 52 पूछा गया है, कमायनी का प्रकाशन हुआ, यानी जो कमायनी है जयशंकर प्रसाद जी का, इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जो कमायनी है इसका प्रकाशन वर्ष 1935 माना गया है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। प्रश्न नंबर 53 आपका पूछा गया है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो यह सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 पूछा गया है, प्रेमचंद के बचपन का नाम था धनपत राय। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 पूछा गया साथियों, प्रिय प्रवास की भाषा है, यानी जो प्रिय प्रवास रचना है इसकी भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 आपका, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? इस नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 पूछा गया है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। तो इस कहानी के रचनाकार हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 पूछा गया साथियों, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? तो जो द्विवेदी युग का नामकरण है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 आपका पूछा गया है, व्यंग के प्रमुख प्रसिद्ध लेखक हैं। तो इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कब हुआ? तो जो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है इसका जो प्रकाशन शायद पूछ रहा है, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी गलती हुई है, ध्यान रखेंगे। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कब हुआ? तो ये 1938 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 1938 में। ठीक है, 60 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों का कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। देखिए, माना जाता है कि हिंदी का पहला रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान ने लक्ष्मीपुर नाम से लिखा था। इसका प्रकाशन सुमित्रानंदन पंत के संपादन में निकलने वाली रूपाभ यानी मासिक पत्रिका के दिसंबर 1938 के अंक में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे साथियों। ये रहे आपके 60 क्वेश्चन से भी अधिक हैं इसमें। ठीक है, आप लोग ध्यान से आप लोग पढ़े होंगे तो लगभग इसमें 100 से 110 प्रश्न होंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे, एक लाइक जरूर करके जाएंगे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, ताकि आप अगले सेमेस्टर में भी हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि 3 साल आपको पढ़ना है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 3 में। ठीक है, मॉडल पेपर 3 में। बाकी आप लोग चैनल पर भी विजिट करके देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, और भी आपके क्लासेस करा दिए गए हैं साथियों। ठीक है।
चले जल्दी मिलते हैं तीसरे मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।